हम एजुकेशन की ओर भागने लगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भागने लगे, हमने शिक्षा की ओर अग्रसर करने का काम किया बच्चों को, तो पाठ्यक्रमों से वास्तविक इतिहास को हटाने का काम किया। इस तौर पर राजसमंद जो अनुसूचित जनजाति लोग आवे हैं वे मौजूद है। लगभग 36 अनारी प्रमुख मांग है। आदिवासी समुदाय जब आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक आरक्षण कितना है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है, जब ये समझने लगा तो उन्होंने आपस में लड़ाने की पॉलिसी कर दी। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम खमागणी मोहकंजन और आप देख रहे हो जलको में बात। फिलहाल उदयपुर के गांधी ग्राउंड में मैं लोग मौजूद हाँ और हमारे पीछे अगर आप देखोगा तो हजारारी संख्या में लोग अठे मौजूद है। ये लोग सब ST/SC समुदाय रा लोग है जो आपने रिजर्वेशंस ने लेर जो है कुछ प्रमुख मांग रखवारे वाते अटे पहुंचा है। अड़ारो नेतृत्व करवारे वाते आप देखोगा कि डूंगरपुर मासवाड़ा जो सांसद है राजकुमार रौत बैठे मौजूद है, कांतिलाल जी अटे मौजूद है और इसके अलावा तमाम जतरा भी आप देखोगा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा जुड़िया तक जो लोग है जो अनारो प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वे सब बैठे मौजूद है। खास तौर पर राजसमंद जो अनुसूचित जनजाति लोग आवे हैं वे मौजूद है। लगभग 36 अनारी प्रमुख मांग है जो ई पैम्पलेट में लिखी तकी है। यो पैम्पलेट फिलहाल हर व्यक्ति जो मौजूद है हमारे हाथ में आपने मिल जाएगा और उन्हें लेर जो है ई मंचू हर चीज़ जो रिप्रेजेंट ये कर रहा है वे बताई जा रही है। प्रमुख कुछ अनारी मांगा है जो जिरे महीने रिजर्वेशन मौजूद है, जिरे महीने अनारी ही जाति रे महीने कुछ जो डाइवर्स कर दियो गयो है या फ्रैक्शन कर दियो गयो है वे चीज़ें मौजूद है। आरक्षण को लेके अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं इस मंच पे हमारे जो महापुरुषों की जो प्रतिमा लगी है इन महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा और साथ ही इतनी गर्मी में भी बारिश के सीजन से पहले जो तूफान आता है ऐसा तूफान अभी से आना शुरू हो गया और इतनी गर्मी है, सर्दियों का सीजन है, इसके बावजूद भी उदयपुर जिले के सामाजिक विंगों के पदाधिकारियों ने, समुदाय के हित में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, लगभग शायद मेरी जानकारी में जो है कि 12 बजे से वक्तव्य शुरू हुए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेके सभी साथियों ने अपने वक्तव्य रखे। आप सबने बड़े तसल्ली से, शांतिपूर्वक ढंग से एक अनुशासित संगठन के रूप में, अनुशासित व्यक्ति के रूप में सभी साथियों का जो वक्तव्य सुना उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, अपने साथ कुछ वक्ता रहे हैं। ये जो आरक्षण मोर्चा बना आजादी के बाद से, ये देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1995 तक हमारे बाप दादे नौकरी से अनभिज्ञ थे, आरक्षण से अनभिज्ञ थे कि आरक्षण क्या होता है। कई जनों को ध्यान में नहीं था। जो शहरी इलाके में थोड़ा बहुत पड़ गया है वो आरक्षण के बारे में जानता, सिर्फ जानता था कि ST/SC या OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रावधान के तहत मिलता थे वो जानकारी नहीं थी उस समय और आज भी पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं। 1995 के बाद से कई सामाजिक संगठनों ने आरक्षण को लेकर लड़ाइयां लड़ी,
और इसी अनुरूप आज जिस पंडाल के नीचे आप विराजमान हो, यह आदिवासी समुदाय के हित में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप बंधे हुए हो। और इस विचारधारा ने 2015-16 से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो आरक्षण का जो इतिहास है देश लेवल पे, जब संविधान में इसके प्रावधान हुए, इससे पहले जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी, खून पसीना बहाया। और उस समय अंग्रेजों ने शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 6 का प्रावधान किया कि ये रिजर्व इलाका, ट्राइबल टेरिटरी इलाका, और इसी को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। और आज मैं सांसद के रूप में हूं, रिजर्व कैटेगरी से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हम सब उसी का परिणाम है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों का। उसकी वजह से हमें ये रिजर्वेशन का प्रावधान मिला, और उस कागज परिणाम, उस जो ये कागज था, ये प्रमाण पत्र था, उसको हमारे निर्वाचन आयोग में जमा किया, और उस वजह से मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर 7% रिजर्वेशन मिलता है। देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 7 से 8% एसटी है, तो 7 से 8% लमसम केंद्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। केंद्र की सरकार की जो भर्तियां होती है देश लेवल, पहला स्टेप वो हो गया। सेकंड नंबर, राज्य स्तर की भर्तियों में राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य के अंदर 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता। तीसरे नंबर पे हमारा शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन का प्रावधान, मतलब 100 नौकरियां में निकलती हैं, तो 100 में से 45 नौकरी शेड्यूल ट्राइब को मिलने का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में। तो आरक्षण के 3 स्टेप हो गए, केंद्र सरकार का राज्य स्तर पे 13% और शेड्यूल एरिया पे 45%। अब होता क्या है, सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षित वर्ग को आपस में लड़ाना जरूर चाहती है। और लड़ाया इसलिए जाता है राजनीति के लिए। झंडेवाला भाई 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट झंडेवाला, 5 मिनट रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया कि आरक्षण के अंदर कैटेगरी की जाएगी, मतलब संथाल अलग, भील अलग, गोंड अलग, सहरिया अलग, मीणा अलग, धानका अलग, गरासिया अलग। और सरकार ने उनके आईटी सेल के माध्यम से देश लेवल पे प्रचार किया, और आपस में लड़ाने लगे। मध्य प्रदेश में कहने लगे संथाल को, गोंड को कि तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। हमारे गरासिया को बोलने लगे तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। भीलों को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गया। सहरिया को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण भील और मीणा खा गया। आदिवासी समुदाय जब आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक आरक्षण कितना है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है, जब ये समझने लगा, तो उन्होंने आपस में लड़ाने की पॉलिसी कर दी। तो ये आज जो कारवा है हमारा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा, पहले हमने बांसवाड़ा में, सेकंड नंबर प्रतापगढ़ में, और आज तीसरे नंबर पे आज उदयपुर के पदाधिकारी ने आयोजन कराया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राजस्थान के अंदर, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में वो खुद दावा करते हैं। मतलब डबल इंजन मतलब डबल पावर। और यही उनके पदाधिकारी गांवों में, शहरों में रैलियां निकालने लगे और कहने लगे कि आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कमेटी बनाई, बीच में सारे मिक्स होकर रैलियां निकाल रखी। जिसकी डबल इंजन की सरकार है, उनके ही पदाधिकारी यहाँ पर गुमराह करने लगे थे। और हमारा कारवा 2016 से चलता आ रहा है संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। तो हमारे समुदाय के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर यह मंच बनाया
और इस मंच बना के अनुसूचित क्षेत्र की वास्तविक हक अधिकार की लड़ाई को जनता तक पहुंचाना, और जो डबल इंजन की सरकार के जो नुमाइंदे जो नीचे लेवल पे घूमने वाले जो जनता को गुमराह कर रहे थे, आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे थे, इन लोगों को मुंह बंद करने का काम किया इस मंच ने। तो मैंने कोशिश किया कि ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, आज हम एकत्रित क्यों हैं। अब हमारी लड़ाई किसी समुदाय से नहीं है, न जैन से है, न ब्राह्मण से है, न राजपूत से है, न मियां से है, न सहरिया से है, न संथाल से है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से भी नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी वाला थे कि हम पार्लियानी लड़ाई नहीं है हमारी। अब आप विचार कर रहे होंगे तो हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई संविधान के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान है उसको धरातल पे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, वो लड़ाई है। अब लड़ाई है किससे? लड़ाई ये है संवैधानिक अधिकारों को लागू करना, ये लड़ाई है। और लड़ाई है किससे? जो इस काम में रोड़ा बन के खड़ा है उससे है। तो रोड़ा बन के कौन खड़ा है? वर्तमान सरकार। तो वर्तमान सरकार किसकी है? कांग्रेस, बीजेपी की, और इससे पहले कांग्रेस की। हमारे खेत की लड़ाई नहीं है। जब बात आती है क्षेत्र के अंदर समुदाय की, इस क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जब एक बाप के दो भाई हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, अगर एक बाप की जो 5 बीघा जमीन है, अधिकार और सच्चाई है, मतलब इसका फर्ज ये बनता है कि 2.5 बीघा दोनों को बराबर बांटा जाए, ये न्याय है। और बाप या एक बड़ा बेटा चालाकी से 4 बीघा ले ले और एक बेटे को 1 बीघा दे दे। अब छोटे बेटे के हक बनता है नहीं बनता है न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का? वो सका भाई है, लेकिन फिर भी उसका फर्ज है, उसका हक बनता है, उसका अधिकार है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वही चीज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। 75% अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ट्राइबल समुदाय रहता है, आदिवासी समुदाय रहता है, 4 से 5% एससी समुदाय रहता है, ओबीसी रहता है, जनरल रहता है। तो प्रतिनिधित्व जिसकी जितनी जनसंख्या है इतना उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये लड़ाई है हमारी। अब इस लड़ाई में अगर कोई दूसरे समुदाय वाला, कोई धर्म वाला, कोई पार्टी वाला बीच में आके खड़ा रहता है, हमारा विरोध करता है, इसका मतलब यह तय होता है कि वो शोषणकारी नीति वाला आदमी है, वो अन्याय करने वाला आदमी है और वो हमारा दुश्मन है। इस बात को समझना पड़ेगा। अब मैं कुछ आंकड़ों पे आना चाहूंगा। यह आरक्षण मोर्चे की जो लड़ाई थी, काफी भर्तियां हैं। हम कहते हैं अन्याय हुआ, सरकार कर रही है। कुछ लोग कहते हैं अन्याय नहीं हुआ, सरकार नहीं कर रही है। तो हम आंकड़ों की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की भर्तियां निकली। मैं 3 से 4 भर्तियों का उदाहरण बताना चाहूंगा। 2013 के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की अनुसूचित क्षेत्र के लिए 43 सीटें आई और 43 में से एसटी का जो 45% जो मतलब अधिकार नहीं कहेगी कि अधिकार तो ज्यादा है, 45% जो प्रावधान था उस अनुरूप मिलना चाहिए था 19 सीटें, मिली कितनी? 18, 41%। ओपन कैटेगरी जो 50% जो अनारक्षित सीटें रखी है, उन सीटों में सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, ये प्रावधान है बोलने में, कागजों में, लेकिन होता नहीं है। तो उसके हिसाब से मिलनी चाहिए थी 21 सीटें, लेकिन वहां मिली 25 सीटें। जब रिजल्ट आया 2013 आरएस अधीनस्थ सेवा का, 45 सीटों पर सीधे अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग से भरी गई और एसटी के कितने पद भरे? जो 18 मिले थे वही। 75% जनसंख्या वालों को 18 और बाकी 25 सीटें से भरी गई और ओसी को मिला 0। वही चीज 2016 के अंदर 29 सीटें आई, एसटी को मिली 12, सामान्य ओपन कैटेगरी की रही 17 और एक भी एसटी एससी कैटेगरी का सामान्य सीट पे इसका चयन नहीं हुआ। वही चीज 2018
49 सीटें आई, एसटी को मिली 42 सीटें, सॉरी एसटी को मिली 12 सीटें, कितने प्रतिशत? 32%। 2013-2016 का जो अधिसूचना है वो कह रही है 45%, लेकिन यहां पर कितना मिला? 32%। और ओपन कैटेगरी की सीटें आई 25 सीटें, एसटी को मिली अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 12 सीटें, ओपन कैटेगरी को मिली 25 सीटें। इस प्रकार तीनों भर्तियों के अंदर 109 सीटें आई, 109 में से 49 एसटी को और 67 सीटें ओपन कैटेगरी की रही। जब रिजल्ट आया, देखा एक भी आरक्षित वर्ग का बच्चा सामान्य सीट पे नहीं गया। अब जो ज्यादा डेढ़ होशियार है वो कहते हैं कि मेरिट में नहीं आया होगा, पढ़ा नहीं होगा, ज्यादा नंबर कम आए होंगे। मैंने सारी बच्चियों की स्टडी की, जो ओपन मेरिट फाइट कर रहा था, उस बच्चे को भी रिजर्व कैटेगरी में डाला गया। क्या ये अन्याय नहीं है? इस बात को दूसरे पार्टी वाले करते हैं, और जब हम करते हैं कहते हैं कि ये लोग भड़काने आए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, एक सार्वजनिक मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे, ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ही आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है? देश के अंदर किस पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां सोना निकल रहा है, उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है। कहां चांदी है, उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे, लेकिन इस आजाद भारत के अंदर जो वर्तमान सरकारें कहती है अमृतकाल है, 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई जातिगत जनगणना को लेके। अब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो रिजर्वेशन का प्रावधान कैसे लागू होगा? सरकार की योजना कैसे बनेगी? लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करानी। इस देश के अंदर अनेक धर्म रहते हैं, अनेक जातियां रहती है। जब राष्ट्र की बात आती है, इतिहास उठा के देख लो, सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है और उसमें सबसे ज्यादा आगे आदिवासी समुदाय खड़ा रहा। तो जातिगत जनगणना अगर सरकारों को सच में इस वंचित समुदाय को, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ओबीसी को आरक्षण देना होने का अगर उनकी मंशा होती तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, धर्म की चटनी चटाने का काम करते हैं। और तब कहते हैं राजकुमार तो ऐसे बोलता है। अब राजकुमार को समझ में ही ऐसे आता है तो राजकुमार ऐसे ही बोलेगा। आज वही चीज, काफी चीजें हैं, मैं बोलूंगा 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पुलिस वाले भाई बोले इसलिए पुलिस भर्ती को ही ले लेता हूं। मैंने शुरुआत में कहा था, एक बाप के 2 बेटे हैं, अगर छोटे बेटे के साथ अन्याय होता है तो छोटे बेटे का हक बनता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसका मतलब ये नहीं है उस भाई का विरोधी है वो, ये नहीं है कि उस बाप का विरोधी है वो। इसका हक है कि अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसका हक है। 5 बीघा जमीन में से 2.5 बीघा उसका हक बनता है, वो लेना है, उसका अधिकार है, वो लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ाई को अगर कहे वो दुश्मन, या उस लड़ाई को ये कहे कि वो बाप के खिलाफ गया, या उस लड़ाई को ये कहे कि उस भाई के खिलाफ गया, तो मेरी समझ में वो गलत नहीं है, वो न्याय है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है। पुलिस विभाग की 2013 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में 929 पद आए, 45% के हिसाब से मिलने चाहिए थे 423 और मिले 414। ओपन कैटेगरी में 472 पद आए और उस ओपन कैटेगरी में ST/SC से 108 बच्चे जा पाए ओपन कैटेगरी में। वही 2016 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 408 पद आए, मिलने चाहिए थे 45% के हिसाब से 183 पद, मिले 131 पद।
कितने पदों का नुकसान हुआ? 51 पदों का। 45% के हिसाब से भी कितना प्रतिशत मिला हमको? 32% मिला। और ओपन कैटेगरी में 268 पद आए और 268 में से एसटी के मात्र जा पाए 19 बच्चे। पहली चीज, 2018 के अंदर 965 पद टोटल आए थे, इसमें से एसटी को मिले 283। कितना प्रतिशत मिला? 29% अनुसूचित क्षेत्र में। टोटल पद कितने आए थे? 965 और 965 में से एसटी को कितना मिला? 283। कितना प्रतिशत मिला? 29%। 45% की भी बात करें तो भी कितना मिला? 29%। और ओपन कैटेगरी के आए 619 पद। और ओपन कैटेगरी में एसटी के कितने बच्चे गए? 2 बच्चे मात्र। फिजिकल के अंदर दौड़ के अलग, हाइट के अलग, चेस्ट का अलग 5 दरवाजे बना रखे हैं। अगर 5 में से किसी एक दरवाजे में जनरल की मेरिट 72 नंबर गई, एसटी की मेरिट 60 नंबर गई और एसटी का बच्चा 75 नंबर ला रहा है। कितना ला रहा है? 75 नंबर। जनरल की मेरिट कितनी गई है? 72 गई है और एसटी का बच्चा 75 ला रहा है। लेकिन उसने अगर चेस्ट में भी छूट ले ली, हाइट में भी किसी एक में भी छूट ले ली, तो उसको सीधा बाहर या एसटी में काउंट किया जा रहा है। क्या ये गलत नहीं है? ये अन्याय नहीं हो रहा है? क्या इस अन्याय के खिलाफ लड़ना गलत है? ये ऐसी कई चीजें हैं। और इसी प्रकार उस भर्ती के अंदर 3 भर्तियों का उदाहरण देखें, 45% के हिसाब से भी हमें नुकसान 214 पद नहीं मिले। और ओपन कैटेगरी मतलब कितने पद आए? 1359 पद। सरकारें चाहती है कि सभी समुदाय आपस में लड़ाए। सरकारें चाहती है तो न्याय कर सकती है, सभी को संवैधानिक आधार पे बराबर बांट सकती है, लेकिन नहीं करना इन लोगों को। काफी चीजें हैं, समय काफी हो गया है। और बाध्यता की बात आए, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्गों की बात आ जाती है। पिछले 3-4 सालों के अंदर बाध्यता कर रखी है 35 और 45-40 के आसपास। हर साल 50% पद खाली रह रहे हैं। और भजनलाल जी की सरकार ने अभी बीच में शायद दिसंबर महीने के अंदर एक लेटर जारी किया कार्मिक विभाग का कि 2 साल के बैकलॉग जो पद है उन पदों को सामान्य से भरा जाएगा। एक तरफ आप बाध्यता लगा रहे हो, बाध्यता लगा के रिजर्व कैटेगरी के एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को रोक रहे हो, और दूसरी ओर आप बैकलॉग सीटें जो रही है एसटी, एससी की, उन सीटों को सामान्य से भरा जा रहा है। और पेपर तो कितने लीक हो रहे हैं आपको पता ही है। कई तो थानेदार बन गए कपड़े पहन के, जोरदार चश्मा लगा के, बने नहीं बने? कई आरएस बन गए पेपर लीक करके, कई पीटीआई बन गए, कई सेकंड ग्रेड टीचर बन गए, बोर्ड पे ढंग से लिखने नहीं आता है। और आरएस, ये सारी बच्चियों के पेपर लीक होने से सारे जो मेहनत करने वाला गरीब घर का व्यक्ति, जो किसी भी समाज का, उसके साथ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय की अगर लड़ाई लड़ते हैं तो क्या गलत है? साथियों, मैं ऑथेंटिक बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमें जो अन्याय करने वाला है उससे लड़ाई है। अगर उसमें आदिवासी है तो उससे भी लड़ाई है, उसमें मन्नालाल जी, माननीय मन्नालाल जी है तो उनसे भी लड़ाई है, उसमें बाबूलाल जी है तो उनसे भी लड़ाई है, उसमें हमारा सगा भाई भी है, उससे भी लड़ाई है हमारी। एक नहीं है लड़ाई, वो सबसे पहले लड़ाई उनसे ही है। जब हमने 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची की बात की, ये कहने लगे 5वीं पास और 6वीं पास। समय काफी हो गया है। मैं एक बात लास्ट में कहकर मेरा वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। आज हाँ बिल्कुल, एक भाई, उस भाई की भावना को समझता हूं मैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमको नहीं जोड़ा गया है, उस वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहना कुछ बहुत कुछ था, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, आप लिखित में मुझे दो, क्योंकि आज तक आपने मुझे लिखित में नहीं दिया।
अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1981 के अंदर राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान लागू हुए 1981 में। अप्रैल 2018 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो 5वीं अनुसूची का जो संवैधानिक प्रावधान है वो अप्रैल 2018 में विस्तार हुआ। इससे पहले 1981 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान लागू हुए। और उसी से ही बात याद आ गई, फिर मुझे वक्फ वाली जनता को गुमराह कर रहे, वक्फ की जमीन शेड्यूल 5, अब बोलने लगे शेड्यूल 5, कम से कम शेड्यूल 5 तो बोलने लगे ये लोग। पहले बोलते थे ये हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, 5वीं बात कहते, अब कहने लगे कि वक्फ की जमीन है, मैं शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची में नहीं ले सकते। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अनुसूचित क्षेत्र की जमीन, कृषि जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता। इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? 1981 के बाद अनुसूचित क्षेत्र में मैं दावे के साथ इस मंच से कहना चाहूंगा, 1 इंच भी आदिवासी की कृषि आबादी जमीन वक्फ में नहीं गई होगी, क्योंकि कानून बना हुआ है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बाकी इनका इतिहास कांति भाई ने छोटा मोटा बता ही दिया। सीलिंग एक्ट पे जाएंगे हम लोग। इंदिरा गांधी के समय सीलिंग एक्ट आया 1975 के आसपास, और सीलिंग एक्ट में उस राजाओं ने, क्योंकि आजादी से पहले इस जमीन का कारोबार किसके पास था? जमीन की लिखापढ़ी का अर्जी कार्रवाई कौन करता थे? राजा महाराजा करते थे, जमीन के मालिक वो हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने सीलिंग एक्ट लाई, और उस दौरान वो बख्शिश में किन किन को जमीन थी उसका भी ब्यौरा निकालेंगे हम, और जब वो निकालेंगे वक्फ की सारी पोल खुलने वाली इस इलाके के साथ। इसलिए साथियों, और एक बात अंत में यही कहना चाहूंगा, जो 5वीं अनुसूची का प्रावधान संविधान में सम्मिलित करने का काम जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जयपाल सिंह मुंडा ने, और हमारे संसद के मित्र मन्नालाल जी कह रहे हैं कि जयपाल मुंडा बाहरी ताकत था। अगर संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा नहीं होता तो शायद वो सांसद नहीं होते, आज मैं भी नहीं होता। जिस व्यक्ति ने संविधान सभा में आदिवासी समुदाय के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान करवाए, संविधान सभा की डिबेट में कहा था कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा नहीं सकते हो, आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है आपको, ये संविधान सभा में कहा। संविधान सभा की डिबेट में कहा कि हमें स्वशासन चाहिए, स्वशासन चाहिए, और वही चीज पैसा एक्ट, उसमें से कुछ चीजें लेके कुछ चीजें मूल रूप से नहीं आ पाया वो संतुष्ट करने का, लेकिन पैसा एक्ट को भी वर्तमान सरकार लागू नहीं कर रही। राजस्थान विधानसभा से जवाब आया है, क्योंकि हमने बोला था आईपीसी सीआरपीसी, आज भारतीय न्याय संहिता हो गई। पैसा एक्ट में प्रावधान है 2 साल की कम सजा वाला कोई भी मामला थानेदार सीधा मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, ये मेरी सरकार खुद कह रही है, लेकिन पैसा एक्ट लागू नहीं कर रहे, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का कल्याण हो। वो चाहती है कि आदिवासी समुदाय आपस में लड़े भिड़ाए और थानों में कुटाता रहे, अपनी जिंदगी निकाल ले चाहती। वो जयपाल सिंह मुंडा के लिए ये बोले, क्या बोले? ये बाहरी ताकत है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, ये हम जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्तों पे कांटे बिछे हुए, लेकिन सच्चाई का रास्ता है वो। आने वाले आदिवासी समुदाय नहीं, देश का भविष्य तय करने वाला रास्ता है हमारा, इसलिए घबराना नहीं है। कई चीजें होगी, आप पे मुकदमे भी होंगे, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा, आपको डराया भी जाएगा, आरोप भी लगाए जाएंगे। टीएडी का बजट पिछली बार 1,500 करोड़ रुपया प्रावधान था बजट में, वर्तमान मंत्री ने 1 रुपया खर्च नहीं किया, 1 रुपया। और जब वहां फंसते क्या कहते हैं? राजकुमार ने करोड़ों का मकान बना दिया, राजकुमार करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमता है। राजकुमार स्कॉर्पियो में नहीं घूमेगा, साइकिल में घूमेगा क्या? वो सांसद बड़ा, पहले विधायक रहा है 2 बार, तो मैं क्या मकान नहीं बनाऊंगा क्या? तुमने 1500 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए में 1 रुपया खर्च नहीं किया। और देखना इस बजट में उन्होंने क्या किया,
आदिवासी समुदाय को गुमराह करने के लिए क्या बजट में क्या प्रावधान किया? हमने 1750 करोड़ आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए दे रही है करके घोषणा कर दी। बीजेपी के आईटी सेल से आदिवासी इलाके के अंदर प्रचार कर दिया कि सरकार ने 1750 करोड़ का प्रावधान किया। भाई 1500 करोड़ तो पिछले साल वाले जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं किया, सिर्फ 250 करोड़ बढ़ाए और खुश कर दिया जनता को। अगर वो 1500 करोड़ खर्च हुए होते तो संवैधानिक जो प्रावधान है उस आधार पे 1500 करोड़ इस बार और मिलते, तो आदिवासी क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का विकास होता। लेकिन वर्तमान में जो मंत्री हैं, वर्तमान में जो सरकार है, उनकी वजह से आज आदिवासी इलाके के अंदर स्कूलों में टीचर नहीं है, कमरे नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं, और उनको धर्म की चटनी चटाने के अलावा कोई फुर्सत नहीं। इन्हें आपने देखा होगा, उन पे जब आरक्षण की बात करो, नौकरियों की बात करो, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, तब ये सीधा धर्म पे लेके ले जाते। धर्म हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा वो नहीं है। उस मुद्दे पे हमें कैसे क्या लड़ना वो हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को कितना भी दबा दिया जाओ, सच्चाई को कितनी भी दबा दो, हजारों साल भी वो पोंगरों काढ़े तो तुम पाठ्यक्रम में। और एक बात देखना, हमने एजुकेशन की ओर भागे, हम नौकरियों की ओर भागे, तो नौकरियों की ओर भागने लगे तो ये निजीकरण करने लगे। हम एजुकेशन की ओर भागने लगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भागने लगे, तो ये आज एनसीईआरटी की किताबों में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पिछले 10 सालों के अंदर जो तार्किक चीजें थी, जो ऐतिहासिक चीजें थी, इन पाठ्यक्रमों से हटाने का काम किया है। मेरी बात को समझे होंगे आप? हमने शिक्षा की ओर अग्रसर करने का काम किया बच्चों को, तो पाठ्यक्रमों से वास्तविक इतिहास को हटाने का काम किया। पिछले 10 सालों के अंदर राजस्थान पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में से कई चीजें सरकार ने हटा दी जो वास्तविक थी। नौकरियों की ओर भागने लगे, निजीकरण करने लग गए ये लोग। अब ये बात ये आती है, लड़ाई मेरी और आप अकेले की नहीं है, लड़ाई सबकी है। और ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई सभी समुदायों की लड़ाई, हक सबका है। समय होने आ गया है, घंटी बजने वाली है। अभी सभी साथियों से अनुरोध, शायद कुछ वक्ता उनके सुनना है, और इसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से, महिला आगे रहेगी, बुजुर्ग पीछे रहेंगे, और नेता जितने भी है सभी आगे नहीं रहेंगे, सब बीच में अलग अलग रहेंगे। सारे नेता, सारे जनप्रतिनिधि वॉलंटियर की भूमिका निभाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने जाएंगे। और ये लड़ाई शुरुआत हुई है, उस लड़ाई को अंजाम तक भी ले जाना है, और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। और ये सरकारें मुकदमों से, लाठियों से डराने का काम करती है, लेकिन उनको ये कहना है हमें इस मंच से, इतिहास उठा के देख लो, हमारे पूर्वज हल्दी घाटी में नहीं डिगे थे, हल्दी घाटी से नहीं भागे थे, अंग्रेजों राजा रजवाड़ों से नहीं डरे थे, तो आपके इनसे मुकदमों से डरने वाले नहीं है, आपके छोटे आरोपों से डरने वाले नहीं है, आपकी छोटी धमकियों से डरने वाले नहीं है। आरक्षण की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ये आरक्षण मोर्चा, आदिवासी परिवार लड़ता रहेगा, मजबूती से लड़ेगा, और एक दिन अंजाम तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भीम प्रदेश, जय संविधान। खूब खूब जोहार सांसद महोदय साहब। अब इसी के साथ